सबका शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। और क्योंकि आज हम लोग जो है डॉक्टर आफिया और मैं बात करने जा रहे हैं इस चीज पे कि जो स्ट्रोक है, जो स्ट्रोक के बाद बैलेंस और इनकोऑर्डिनेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है कई बार। तो हालांकि इसको सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जा सकता कि बैलेंस एंड उसके लिए हम घर की एक्सरसाइज से पूरी तरह से ठीक हो जाए, बट डेफिनेटली हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि बैलेंस की और जनरल की जो एक्सरसाइज है कैसे हम अपने आप को उस चीज से ओवरकम कर पाए विथ सिंपल। ये जरूरी नहीं कि ये बहुत जरूरी है कि अगर बाहर आप कहीं जाकर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर में जा रहे हैं और रिहेब हो रही है आपकी, उसके अलावा भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से अपने आप को इंगेज रखें उस चीज में, अपने स्ट्रेंथ के लिए काम करते रहें, अपनी मोबिलिटी के लिए काम करते रहें। और ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की जो थेरेपी होती है वो सफिशियंट हो जाए आपके टोटल रिकवरी में। तो इसीलिए हमने बहुत एक शॉर्ट वर्जन की कैसे, बहुत लोग होते हैं जिनको बैठने में भी तकलीफ होती है, जैसे सिटिंग में बैलेंस नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता उनको, या जब बैठ के उठ रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत डर लगता है उनको, या फिर जब खड़े होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी बहुत अनस्टेडी या इम्बैलेंस फील कर रहे होते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो ये फील है, ये भी एक कॉन्फिडेंस लेवल को लो करता है स्ट्रोक के पेशेंट को, कि मैं चल नहीं पाऊंगा, मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाएगा। तो इसी चीज के लिए क्या आप कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, जनरल विदाउट एनी सपोर्ट, घर की छोटी मोटी चीजों से, इसके लिए आज मैं और आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम उस चीज को रेक्टिफाई कर पाए। ठीक है। सो आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज को डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश कीजिए, और जहां भी जरूरत रही मैं भी आपके साथ होऊंगा कि एक जो पेशेंट है जैसे बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, उनका ट्रंक की स्टेबिलिटी जो है वो अच्छे से नहीं होती है, ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, बैठने में भी वो इम्बैलेंस फील करते हैं। सो उसकी कुछ एक्सरसाइजेज आप बताएं, फिर उसके बाद खड़े होके किस तरह से आप एक्सरसाइज बता सकते हैं, प्लीज। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। यस यस मैम। हम लोग जो है बात करेंगे सिटिंग स्टेबिलिटी की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस जब इंसान जो भी स्ट्रोक सर्वाइवर या होते हैं उनको अगर ट्रंक स्टेबिलिटी नहीं आती ना, वो कहीं बैठने में किसी से बात करने में हर चीज में अपना कॉन्फिडेंस लूज करते रहते हैं। स्टेबिलिटी जो बहुत जरूरी है। अगर आप खड़े हो रहे हैं तब भी आपको बहुत सारी मसल, या बैठे हैं बहुत सारी मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, जो बहुत जरूरी है आपको बैलेंस इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको सिटिंग स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो साइड की हिप मसल या पेल्विक मसल है वो स्टेबलाइज हो। तो अगर स्टेज है जहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है, ट्रंक इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो बेस्ट वे है टूल जो घर में हम यूजुअली बाथरूम वगैरह में यूज करते हैं, वो डाल सकते हैं। जो है या फिर हाइट जो है बैठकी इतनी हो कि आपका जो फुट है वो प्रॉपर्ली प्लेस हो जाए और यू विल बी फील कंफर्टेबल। उसके बाद का जो आपका बटन है few fingers, बहुत fingers support लेते हुए and try to lift it. जब lift कर रहे हैं तो यहाँ करनी है कि आपका जो जो foot है, जो ये ना हो कि फुट से जो आपका फुट रेस्ट रखा हुआ है उससे आप ले, या इनिशियल जो सबसे पहले जहाँ बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही है, ट्रंक नहीं संभाल पा रहे, बैठ ही नहीं पा रहे, कोऑर्डिनेशन ही नहीं आ रहा, तब आप अपनी मसल को एक्टिवेट करने के लिए एक हाथ रख के आई ट्राई टू लिफ्ट दिस, इतना उठाना बहुत जरूरी है। जब तक दूसरी साइड जैसे ही हम वेट शिफ्ट करते हैं ना, हमारी बॉडी का रिएक्शन जो स्ट्रोक पेशेंट्स का हमने देखा है बहुत सारा, जल्दी से करके ऐसे करके रख देते हैं, तो वेट भी बने, तो आप इधर वेट ले रहे हो उस पे वो काम कर रहा है। बेसिकली जो मसल हमें एक्टिवेट करनी है जो हमारी ट्रंक मसल पेल्विक मसल है, वो तभी एक्टिवेट होगी जब आप उसको स्लो और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। आप रखो गलत हो 3 बार 5 बार नहीं होता, इट्स ओके,
कोई जरूरी नहीं है पहली बारी में आप सो जाए, बस स्लोली 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 एक्चुअली जो मसल हम एक्टिवेट करना चाह रहे हैं पाँच से होती है, ये से हम उस तरह दूसरी वाली साइड से बहुत उसका वेट सेम वे कोशिश करेंगे हेड पे या आप पे बहुत पीछे बैठेंगे, बहुत पीछे जाएंगे क्रॉस पे। उसके बाद ये होता है कि आप अपनी थाई पे हाथ रखें और जो ऑफ द ग्राउंड, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा हाइट वैसे मेंटेन करेंगे और स्लोली स्लोली लेफ्ट बटन करके आगे की साइड आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके रिहैबिलिटेशन में भी आपके जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको करवाते हैं, लेकिन घर पे भी इस चीज को आप स्लोली स्लोली कोऑर्डिनेटेड वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनिशियली बहुत पेशेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि घर पे नहीं हो पाता, बट यू हैव टू गिव अ ट्राई। 10 बार में से एक बार के अगर पीछे जा रहा है दैट मींस यू आर एक्टिवेटिंग योर मसल्स। तो जरूरी नहीं है कि आप वेट नहीं करना शुरू करें जितना मेरा उठ रहा है या कोई और जिसका थायराइड हाई हो चुका है उसका जितना उठ रहा है उतना उठे। तो स्लोली स्लोली एक्टिवेटिंग योर राइट मसल, let this up, shift the weight, तो ताकि हमारी trunk stability आए। So these are the two exercises that you can do for improving your stability, trunk stability, pelvic movement while maintaining a balance or coordination. So do you want to say anything about these exercises? नहीं, just go ahead. So basically, after doing this, the next step. So now we will talk about the next step. हमने ये करा trunk stability आ गई। उसके बाद इम्पोर्टेंटली क्या होता है, हम जो अफेक्टेड साइड है वहाँ मोस्टली स्ट्रोक पेशेंट वहाँ वेट नहीं देते, तो नाउ वी हैव टू गिव अ वेट। जैसे वेट देंगे वैसे उस साइड की मसल एक्टिवेट होगी। बेसिकली दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ दोस मसल्स। तो बहुत डिफिकल्ट होता है पेशेंट के लिए कि हाथ को ओवर स्ट्रेच करके ऐसे स्ट्रेट प्लेस करना। तो किसी की हेल्प लेके थोड़ा सा हाथ को स्ट्रेच करते हुए पहले बॉडी के पास रखेंगे, देन स्लाइड करेंगे। पहले हमेशा अगर बहुत दूर रखते ना तो फिंगर्स कभी नहीं खुलती पेशेंट की, तो आराम से यहाँ रखिए बॉडी के पास एंड स्लाइड इट इतना दूर की थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाए या आपका जो शोल्डर है वो अबडक्ट हो जाए। और अगर तो वेट जो घर पे कोई भी ऐसा वेट हो वो उस पर प्लेस कर दें, या आपके जो साथ में केयर गिवर है या कोई भी साथ में आ सकता है स्ट्रेट रखना है। एक बॉल लेनी है, स्माइली बॉल या घर के लिए कोई भी कोई छोटी मोटी चीज उसको लेके आपको ये मूव करना है अपोजिट साइड पे मूव, और ये आपका हैंड जो है वो कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। और ये यूजुअली क्या होगा, इनिशियली आपकी ये जो एल्बो है वो बेंड होगी, बार बार बेंडिंग में जाएगी, बट यू हैव टू आप दूसरे हाथ की सपोर्ट लेके करना। आपको अपनी मसल को एक्टिवेट करके इसको स्ट्रेट रखना पड़ेगा। स्ट्रेट करके वेट दीजिए धीरे धीरे। वन टाइम जॉब नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 बार में कभी कभी हो सकता है 2 मूवमेंट करते ही आपकी एकदम ये मुड़ जाए, बट यू हैव टू होल्ड इट। अगर हम एक्सटर्नल सपोर्ट देके या एल्बो बाइंडर वगैरह लगा के इसको स्ट्रेट कर देंगे तो आपकी मसल एक्टिवेट नहीं होगी। तो बेस्ट वे है एक्टिवेट दीज एंड यूज अ बॉल एक इस साइड पे एंड देन टू द अपोजिट साइड। ये मूवमेंट आपको करनी जरूरी है। सेम वे उस आप अपोजिट साइड पे जाएंगे। आई नो कि जब हम अपोजिट साइड जाएंगे हैंड बहुत ज्यादा मूव नहीं होगा, तो टारगेट पहले इनिशियली नियर बाय अपनी बॉडी के कि हल्की ट्रंक रोटेशन हो जाए उतना रखना है, एंड देन यू कैन इंक्रीज योर टारगेट। Do you want to say? I hope these exercises are very clear to everyone. Basically, for improving the sitting balance and coordination. धीरे धीरे स्टार्ट करिए। रूल्स याद रखिए कि कोई भी जर्की मूवमेंट ना हो ना, इससे भी एकदम ये करके नहीं होना चाहिए। All the time you have to go slow, slow, give weight to that side,
अच्छी बात है, बहुत सारे पेशेंट्स को पेन भी होता है क्योंकि मसल पे वेट जाता है, ओवर स्ट्रेच पोजीशन में हम हैंड्स को रख रहे हैं, सो यू हैव टू स्टार्ट विद ऑल दीस एक्सरसाइज। देखिए जैसे डॉक्टर आफिया ने जो भी एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन की उसमें ये बड़े ही शुरुआती दौर की एक्सरसाइजेज जब आपको बैठ के उठने में दिक्कत होती है या आप का बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता जिस टाइम पे बैठने का, आई मीन सिटिंग बैलेंस, तो उस टाइम पे ये बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइजेज आपको हो सकती हैं कि कैसे इनिशियली आप इरेक्ट सीधा, यूजुअली जब आप देखेंगे स्ट्रोक के पेशेंट बैठे तो वो इस तरह से कुछ टिल्ट करके बैठे होते हैं, अफेक्टेड साइड को एक्टिवेटेड नहीं होती है इस साइड की मसल्स, उसको एक्टिवेट करने में और इरेक्ट पोस्चर अचीव करने में ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और जो प्रिकॉशंस भी डॉक्टर आफिया ने बताया कि हाथ मुड़ेगा, जैसे बहुत लोगों की ये चीज प्रॉब्लम रहती है कि वो बोलते हैं कि हम हाथ तो रख ही नहीं पाते, तो एल्बो मुड़ जाता है, तो आपको हाथ रखना है और ट्राई करना है कि आपकी ये ट्राइसेप्स की मसल जो है वो एक्टिवेट हो, और ये रखने से जब उसके ऊपर आप वेट डाल रहे हैं और उसको मुड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं तभी वो एक्टिवेट हो रहा है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज डॉक्टर आप क्या डेमोंस्ट्रेट। नेक्स्ट आप अपने बैक के एक्सपेंशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस अचीव करना है। आप नाउ वी हैव टू चेंज द पोजीशन, मींस सिटिंग टू स्टैंडिंग पे आना है धीरे धीरे। तो अब स्ट्रोक पेशेंट्स हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट एक छोटा, जैसे कि मैंने बताया, एक स्टूल टाइप जो आप प्लेस कर सकते हैं नॉर्मली फुट के नीचे, ताकि आपका फुट जो हो पूरा सा हो। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, अभी कोई मूवमेंट नहीं, एक वॉकर सिर्फ अपने आगे रखेंगे। यू हैव टू होल्ड दैट वॉकर जस्ट मोबिलिटी लेके आनी है। यू हैव टू होल्ड द वॉकर एंड ट्रू, जो भी बैंड्स या कुछ भी ऐसा चीज हो, उसको पकड़ के उसके ऊपर आप एक बार उसको रैप कर लेंगे, किसी चीज से उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और बहुत बार ऐसा होगा एल्बो स्लिप होगा उसमें, क्योंकि बेसिकली क्या होता है जब ये सब होता है, एक साइड वीक होती है, तो जो हम वॉकर है वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते, जिस साइड हमारा अनअफेक्टेड होती है वहां थोड़ा वेट ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए बेस्ट ये है कोई सामने या फिर कोई एक फर्म चेयर भी हो जो हिले ना, या कोई एक स्टूल, या आपके अगर घर में डाइनिंग टेबल है, यूज दैट डाइनिंग टेबल सामने कि आप उसको होल्ड कर सके थोड़ा सा, उसको पकड़ के you have to get these two will activate it. No more muscles. Hold it, get up, down. आपके जो जब हमारा क्या होता है यूजुअली स्ट्रोक में, हमारा जो प्लांटर सेक्शन होता है, डॉर्सी सेक्शन ऐसे ही होता है, तो फुट जो है प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन में रहता है, तो हो सकता है सारा वेट उस टाइम आपके टोस पे जाए। तो दैट्स व्हाई एक जो स्मॉल स्टूल है वो रखना बहुत जरूरी है, अच्छे से फर्मली प्लेस करना है, और कोशिश करनी है जब भी मैं तो वेट जो है पूरी फुट पे आना चाहिए, इतना उतना है, तभी एक स्टूल जो छोटा वाला है वो हम नीचे रख लगवा रहे हैं, ताकि जो इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है जब हम खड़े होते हैं वो होने लगे। स्लोली पट्टी होनी चाहिए तभी कुछ रिजल्ट मिलेगा। और हो सकता है बीच में बार बार हाथ छूटे, जो अफेक्टेड साइड है वो सही से ग्रिप ना कर पाए, तो यू हैव टू लाइक हैव पेशेंस इन दैट, और उसके साथ साथ धीरे धीरे ये एक्टिविटी आपको स्टार्ट करनी बहुत जरूरी है, ये धीरे धीरे आपको उठना। इतना भी अगर आप एक्चुअली जितने भी देखा है, जब आप कार्स में बैठते हैं स्ट्रोक पेशेंट्स यूजुअली दे फाइंड इट डिफिकल्ट, क्योंकि वो अफेक्टेड साइड तो प्रॉपर रखते हैं, जब अनअफेक्टेड साइड रखने की बारी आती है कार में सिटिंग बेसिकली, तब बहुत उनको प्रॉब्लम, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से होल्ड करेंगे आप वॉकर एंड दिस मच गेट इन स्टैंडिंग नेक्स्ट। ओके, नाउ ये एक्टिवेट हो गई हमारी ट्रंक मसल, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन स्टैंडिंग। यू
Now, we have to work in standing, importantly. अब क्या होगा, बार बार affected, say my right is affected, तो बार बार नहीं ऐसे बतल होगा राइट वाला, ठीक है। तो अगर बहुत सारे नी गेटर्स या नी मोबिलाइजर हो, दे कैन यूज इट फॉर अ व्हाइल, और जिनका प्रोग्रेस आप बहुत टाइम हो गया था, आई होप दे हैव अ गुड quadriceps एक्टिवेशन, तो खुद करके एक्टिवेट करके इसको पीछे करें। जब वेट तभी आएगा, कोऑर्डिनेशन तभी आएगी जब दोनों नी स्ट्रेट हो। यूजुअली जो अफेक्टेड साइड होता है वो थोड़ा सा बेंड रहता है, और हमारी हैबिट होती है ऐसे चलने की, स्ट्रोक पेशेंट्स। तो उसमें ध्यान देना है कि हाउ टू वर्क ऑन दैट। सीधे करेंगे, कोशिश करेंगे कि नी को हम बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा, तो फुल बैक जब स्टेबलाइज हो गया रखिए। उसके बाद किसी सपोर्ट के साथ या कोई हाथ में खड़ा हुआ हो, उससे सपोर्ट लेके अफेक्टेड साइड दूर करनी। नी गेटर्स या फिर इमोबिलाइजर लगा लिया अफेक्टेड साइड पे, जिनका इनिशियल है और जिनका आगे एडवांस है, वो थोड़ा सा एक्टिवेट करके मसल को, देन वी हैव टू गो फॉर अ कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज। व्हाट आई टू कोऑर्डिनेट लगा, तो देखिए क्लूज दिखने चाहिए कि ये लाइन है हमारे पास। हमारा जब भी हम बॉडी से एक्सरसाइज करें तो वो क्रॉस ना करे या ये अफेक्टेड लिम्ब दूसरी साइड ना जाए। तो इम्पोर्टेंटली आप एक बीच से टेप लगा लेंगे फॉर राइट एंड फॉर लेफ्ट, विजुअल इनपुट्स मिलने चाहिए। उसके बाद दो टारगेट लेंगे। फ्रंट में आपका लेग जो है, जो अफेक्टेड लेग है, वो कितना अलाउ कर सकता है कि कितना लंबा आप सांस ले सकते हैं, फ्रंट में भी एंड सेम में बैक में। आपको ये डिसाइड करना है कि कितना आपकी लिमिट है, कितनी आपकी बाउंड्रीज है, उसमें आपको रह के कि आप इजीली कर पाओ कि आपके जो अफेक्टेड लिम्ब पे अच्छे से पूरे पे वेट आ सके। देन जो इनिशियली उन्होंने स्टेबलाइजर्स पहने हुए, नी स्टेबलाइजर्स, इमोबिलाइजर्स, उसके बाद आपको क्या करना है, टारगेट डिसाइड कर लिए, स्टांस, स्टांस, सेंटर, देन फॉरवर्ड, सेंटर एंड देन बैकवर्ड। ये वो एक्सरसाइज कोऑर्डिनेशन और बैलेंस इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे आए। Those who have achieved कि हाँ वो easily ये इन सब पोजीशंस को कर पा रहे हैं, इन सब एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं, what they can do, अपने को स्टेबलाइज करते हुए अगर किसी स्टिक का सहारा लेना चाहें, स्टिक होल्ड कर लीजिए एंड ट्राई टू do adductions, means coming towards the affected side, means हम base of support जो है वो अपनी नैरो कर रहे हैं, simply moving to the unaffected to affected side, simply just keeping it in front। इसमें भी बहुत बार जिन लोगों ने नी सपोर्ट या नी गेटर्स नहीं पहने हुए, हो सकता है नी बकल होने की कोशिश करें, तो ये सारी एक्टिविटीज प्लीज किसी के अंडर सुपरविजन में करें। फॉल ऑफ रिस्क हाई होता है स्ट्रोक पेशेंट्स में, कुछ भी या फिर कोई भी ऐसी चीज ना हो, कोई स्लिपरी फ्लोर ना हो या कुछ आसपास पड़ा ना हो कि कहीं उससे टकरा के आप लोग गिर जाए, तो स्पेस बिल्कुल अच्छा सा खाली होना चाहिए। एंड देन मार्क की unaffected to affected side. Once they achieve, then affected to unaffected side. Wait in the side. Sir, you want to say? Okay. Then you have to do the next exercises, that is the reaching exercise. That is very important. Important in the sense कि हम लोग जो है टारगेट अचीव नहीं कर पाते, फंक्शनल रीचेस पे नहीं जा पाते। तो बेसिकली जब स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियली कर रहे हैं, उनके लिए एक वॉल का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो वॉल के अगेंस्ट खड़े होंगे आप, वॉल के अगेंस्ट इन द सेंस इनिशियली जो अनअफेक्टेड साइड है दैट शुड कम टुवर्ड्स द वॉल। वॉल इसलिए कि अनअफेक्टेड इसलिए भी क्योंकि ताकि टारगेट, क्योंकि आपके अभी इनिशियल रेंज में आपका शोल्डर जो है इतना मूव नहीं कर सकता। वॉल के अगेंस्ट खड़े होके यू हैव टू टारगेट, और टारगेट बहुत अचीवेबल रखना है। ये नहीं कि आप बहुत पहले से अज्यूम करके कि मैं वहां तक कर दूं,
एक इनिशियली खड़े होके स्प्रे करके देखिए कहाँ तक पहले उतना ही बॉल पे एक हल्की सी मार्किंग या कोई टेप हल्का सा या बलून कुछ भी वहां आप पेस्ट करें। टारगेट करें 3 days में कि मैं यही प्रैक्टिस करूंगा, यही टारगेट रखूंगा। एंड रिपीटेशंस इज इम्पोर्टेंट, 30 to 50 एटलीस्ट इतनी रिपीटेशन करनी है। 5 days of support स्प्रे, जो नीज जो है उसको देखना है कि लॉक्ड हो, ये ना हो कि ये बकल होके आप अपनी बैक से मूव करें। हमें अपने फुट के ऊपर प्रॉपर्ली स्वे करना है आगे पीछे, हमें अपना टारगेट अचीव करना है। और जिनका बहुत ज्यादा नींद बकल होता है दे कैन यूज द इमोबिलाइजर और नी ग्रिपर्स। देन आप नहीं उठ रहा तो प्लेस इट इन द पॉकेट, इसको लूज नहीं छोड़ना, आप अपनी पॉकेट में इसको रखें। देन जो अनअफेक्टेड हैंड है वो उसको उस टारगेट लेके जाए। देन हम जाना ना बैक से मूव करना है, साइड से डायरेक्ट इतना है, इट्स ओके, इतना कर रहे हैं लेकिन सही मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हैंड अगर नहीं है तो उसको, और अगर रेंज है तो दूसरे हाथ को पकड़ के उसको भी थोड़ा मूव कर सकते हैं जहां तक आपसे जाए। ऐसे कर करके मल्टीपल टारगेट्स कर सकते हैं। सेम वे नेक्स्ट टारगेट मल्टीपल रेंज अगेंस्ट द वॉल आप खड़े होंगे टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों साइड पे आपको वेट शिफ्ट करना सीखना है। इसमें भी हाथ अगर नहीं जा रहा तो आप अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। राइट में तो आप एल्बो भी कर सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ तक जाऊँ, टिल देन कि आपका नी बकल या नी उठे नहीं। तो लेटरल शिफ्ट जो होते हैं मैक्सिमम इतना हो रहा है, अब शोल्डर नहीं उठ रहा, अफेक्टेड साइड नहीं हो रही तो शोल्डर मार्क कर लेंगे। शोल्डर ठीक है, टच हो गया, कुछ भी एक चीज रखी टच कर दिया एंड देन यहाँ पे टच कर दिया। बेसिकली एक अचीवेबल गोल हर वीक का एक डिसाइड करके हम धीरे धीरे इस चीज में प्रोग्रेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितना ये जा रहा है उतना वो जाए, वेट नहीं ले पा रहा नहीं, कोई इशू नहीं, जितना आराम से हो, जितना आप इजीली टच कर सको अचीव। fit to stand. Fit to stand, Sit yes, to stand. with assistance. नेक्स्ट kind of very important, इसमें एक chain of movements चलती है, that is what we call as the coordinations of multiples। आराम से बैठेंगे, कोशिश करेंगे जहाँ पे भी बैठेंगे सिट टू स्टैंड करने में कि आपका फुट जो है प्लेस हो जाए, आप बैठते हैं थोड़ा सा आगे हो जाए ताकि फुट प्लेस। इनिशियली मोमेंटम जनरेट करना, बहुत सारे स्ट्रोक पेशेंट्स में ये मोमेंटम जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। दोनों हाथ को लिया, फर्स्ट डू 5 to 10 repetitions ऑफ दिस, क्योंकि आपको क्या करना है अभी मोमेंटम जनरेट करना है कि आपकी जो है ट्रंक एक्टिवेट हो ताकि आप स्टैंड हो। तो बेसिकली मोमेंटम जनरेट किया, धीरे धीरे अपने फुट पे वेट लेना शुरू करा एंड इन वन गो ट्राई टू स्टैंड। और जैसे ही आप खड़े हो तो आपका जो नी है वो स्ट्रेट हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा तो यूज समवन हेल्प, कि कोई आपके सामने खड़ा हो, आप उसके शोल्डर को होल्ड करें, आप पहले उसके शोल्डर पे पकड़ के दिस मूवमेंट उसका शोल्डर से वेट लेके, और अगर नी बकल हो रहा है ज्यादा तो आप सपोर्ट लें, अगर नी बकलिंग कम है तो यू कैन प्रैक्टिस दिस वे। आगे झुके, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूटियल एंड देन थाई एकदम स्ट्रेट। एंड देन स्लोली सिटिंग बैक में क्या करना है, गलती क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि पीछे आ गया, अनअफेक्टेड जो है वो टच हो गया, एकदम बैठ जाते हैं, चाहे अफेक्टेड जाए। बैक में ये ध्यान देना है कि आपका जो दोनों थाइज हैं वो एटलीस्ट सिटिंग एरिया या लेग का कोई भी पोस्टीरियर पार्ट जो है दोनों लेग का वो टच जरूर होना चाहिए। एंड देन स्लोली यहाँ से मूवमेंट करना है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे सीधा रखते हुए पीछे की तरफ और नी आगे बेंड करेंगे, इजीली बैठ जाएंगे। जितनी जल्द से बैठेंगे, जितना जल्दी बैठेंगे उतना अल्टीमेटली अपनी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। कोई नहीं है, टाइम बहुत है, तो नी बेंड, बैक को स्ट्रेट रखते हुए थाई
उससे अनअफेक्टेड साइड से सपोर्ट ले लीजिए, धीरे धीरे करके बैठ मोमेंटम जनरेट करके खड़े होंगे एंड स्लोली बैक को टच किया, हाथ रखा, नी हल्का हल्का करके बेंड किया एंड देन और इसी वे में आप केयर गिवर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है, कोई भी साथ में हो, उनके साथ अंडर सुपरविजन ये एक्सरसाइज करें जो इनिशियली। तो मेरे ख्याल से जितनी भी एक्सरसाइज बताई उसको सेफ्टी का ध्यान जरूर आपको रखना है, क्योंकि शुरुआती दौर में हो सकता है कि आप अकेले उस एक्सरसाइजेस को ना कर पाए, तो किसी की हेल्प ले लीजिए जो पकड़ लें, या फिर यूजुअली हमारे घर में जो विंडोज होते हैं उसके आसपास जो एंगल वगैरह लगे रहते हैं, जो उसका लोहे का, उसको पकड़ सकते हैं, या कोई बड़ा स्टूल हो उसको होल्ड करके, और आप इनिशियली दौर में उस एक्सरसाइजेस को आपको करना चाहिए। सेफ्टी का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना आपकी अपनी रिकवरी का ध्यान रखना है। तो ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज, ये घर में बैलेंस की एक्सरसाइज करते करते इम्बैलेंस हो जाए, और फिर उसका खामियाजा हमारा पूरा परिवार भुगते, और आप तो जो पेशेंट है वो तो भुगतेगा ही। तो सेफ्टी का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। और डॉक्टर आपकी आपने सारी एक्सरसाइजेज बताई, मैंने नोटिस किया कि बहुत जल्दी ही हमने सारी एक्सरसाइजेज बता दी, तो शायद जितने भी लोग हैं, अगर आप एक बार और दोबारा डेमोन्स्ट्रेट कर दें सिर्फ उन एक्सरसाइजेज को, कि सो शायद सीखने में और आसानी हो जाएगी, जितने भी हमारे स्ट्रोक सर्वाइवर्स हैं या फिर केयर गिवर हैं जो भी इसमें शामिल हैं। सो सबसे पहले जो आपने बताया था वो बैठने की जो एक्सरसाइजेस थी, जो स्कूपिंग भी हम बोलते हैं, जो हम कराते हैं उसको सेल्फ, और सेल्फ भी पेशेंट को आपने जो बताया कि उसको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करें। तो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्रॉम द एक्सरसाइज फर्स्ट। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम अफेक्टेड साइड को लिफ्ट नहीं कर पाते, मतलब अपनी बॉडी का वेट हम शिफ्ट नहीं कर पाते। तो बेसिकली मसल को एक्टिवेट करने के लिए बार बार ये, अगर नहीं आ रहा स्टेबिलिटी, तो हैंड्स को साइड में रखिए एंड देन फर्स्ट लिफ्ट द अफेक्टेड, देन यू हैव, उसमें आप या तो हाथ दोनों थाइस पे रख लें या दोनों साइड में रख लें एंड देन वन बाय वन दोनों साइड की मसल्स को एक्टिवेट करते हुए आगे लेके आना, पीछे लेके जाना, एक्टिवेट पुल बैक, एक्टिवेट पुल बैक, दिस इज स्लोली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। नेक्स्ट you have to place your hand affected arm, वो नहीं होता, नहीं हो रहा स्ट्रेच या बंद हो जाती है फिंगर्स, तो किसी की हेल्प लेके पहले बॉडी के पास एंड देन स्लाइड यहाँ रखिए, या तो कोई वेट रख लें आप इस पे कुछ ऐसी कि ये बार बार मुड़े ना, या फिर आप किसी की हेल्प लेके इसको प्रेस करवा सकते हैं एंड देन एक कोई भी स्मॉल बॉल या कोई भी चीज आपको मूव करनी है टुवर्ड्स द अफेक्ट, हो सकता है उस टाइम पे आपकी एल्बो जो है वो बेंड हो जाए, सो यू हैव टू एक्टिवेट इट कि आपका पूरा वेट ट्राइसेप्स के एक्टिवेशन के साथ हो, उसके साथ साथ आपको ये मूवमेंट करना। सेम वे आप अनअफेक्टेड साइड पे भी जितना आपका, क्योंकि इसमें रेंज नहीं होती, तो आपको रेंज जो है वो नियर बाय रखनी है, थोड़ा सा बॉडी से क्लोज रखिए, फिर धीरे धीरे करके आप रेंजेस बढ़ा सकते हैं कि आप यहाँ रख रहे हैं, धीरे धीरे आप रेंजेस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिवेशन हमने सीखा था कि हम मेन नेक्स्ट पोजीशन चेंज करनी है, तो कैसे पोजीशन चेंज करेंगे, मींस आप हमें सिटिंग टू स्टैंडिंग करना, तो आप वॉकर लेके या कोई स्टूल लेके या डाइनिंग टेबल की उस पे लेके, अगर आपका ये हाथ सब जो अफेक्टेड हैंड है वो नहीं पकड़ पा रहा, तो किसी चीज से उसको अच्छे से होल्ड करवा के फर्म ग्रिप बना लीजिए एंड देन जस्ट दिस मच कि आपके दोनों जो बटक्स हैं दैट लिफ्ट इट अप, इतनी एक्टिवेशंस करनी है। उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एक स्टूल नीचे जरूर रखिए एंड करेंगे पूरे फुट पे, जब आप उठ रहे हैं तो पूरे फुट पे हल्का हल्का वेट, पूरी बॉडी का वेट जो शिफ्ट हो रहा है वो आपकी लोअर लिम्ब बैक से एकदम लोअर लिम्ब की साइड से, देन
हमने करी थी स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइजेस। स्टैंडिंग में कोऑर्डिनेशन में हमने कहा था कि अगर नी बहुत ज्यादा पकड़ हो है तो आप स्टेबलाइजर या ब्रेकर लगा के नी का स्टैंड स्ट्रेट या किसी सपोर्ट लेके एक साइड में आपकी स्टिक है, स्टिक यूज करिए या फिर टेबल को होल्ड कर लीजिए एंड देन आप अनअफेक्टेड लिम्ब की मूवमेंट करनी है। बेसिकली आपके अफेक्टेड लिम्ब पे पूरा बॉडी का वेट आ जितना स्टांस आप ले सकते हो इजीली। ऐसा ना हो कि जल्दी से जर्क मूवमेंट कर रहे हो कि आपकी एक्टिवेशन जो हो रही है वो सिर्फ इसी साइड की हो रही है, अनअफेक्टेड साइड की। सो बेसिकली स्लोली स्लोली आपको ये मूवमेंट्स करनी है। उसके बाद जैसे जैसे एडवांस होने जिनको इजीली ये वो कर पा रहे हैं सो वो उस लाइन के बाद क्रॉस करके बॉडी के अफेक्टेड साइड पे अपना अनअफेक्टेड लिम्ब लेके आएंगे। स्टेबिलिटी की अपने सेफ्टी का ध्यान जरूर रखिए। जहां आपको नीड लगे कि यू हैव टू होल्ड समथिंग उसके बिना नहीं होगा सो यू हैव टू डू दैट कि आप ये मूवमेंट कर रहे हैं। बेसिकली आपके ट्रंक की मूवमेंट हो रही है। सेम वे जब ये ठीक होने लगे तो यू हैव टू प्रोग्रेस कि आपको ये उठा के दूसरी साइड रखना। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट मूवमेंट की लोग ये वाला किक नहीं कर पाते, इंटर अंदर नहीं ले पाते। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो या तो सेंटर लाइन में उस पे पहले रखिए देन अनअफेक्टेड साइड। ये वाली जो एक्सरसाइज जो डॉक्टर आप ये बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस के इम्प्रूवमेंट के लिए। अब इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बीच में एक लाइन खींच के रखे हैं। जैसे हम दोनों पैर से खड़े होते हैं, आप देख रहे हैं कि एक पैर ये है, एक पैर ये है, और इसके बीच में हमने काफी एक दरमियान फासला रखा हुआ है। दोनों के बीच में इतना फासला रखा है, तो शुरुआती टाइम में आप ज्यादा फासला रखें और बेसिकली इसके बीच में लाइन खींचेंगे। और बेसिक हमारा आइडिया क्या है कि हम पहले अब इस ये सपोज कीजिए ये साइड अफेक्टेड है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पैर को यहाँ रख रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, फिर आगे रख रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, और ये पैर यही है, फिर इस पैर को पीछे ला रहे हैं और सेंटर में ला रहे हैं, पीछे ला रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं। अब इसका प्रोग्रेशन क्या हो गया, मैं क्या करूंगा, इसको और पास ला दूंगा, तो हमारा जो बेस है वो कम करता जाऊंगा। पहले शुरुआत में ज्यादा बेस पे खड़ा रहूंगा और फिर उसको नैरो करते करते, तो जैसे जैसे अब मेरा इंप्रूवमेंट होता जाएगा, बैलेंस अचीव होता जाएगा, मेरा बेस नैरो होता जाएगा और मैं अपने आप के अपने चैलेंज को बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, अब जब शुरुआती दौर में हम बेस ज्यादा रख के करें, ठीक है, ये पैर उठा के आगे रखेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, फिर पीछे रखेंगे। अब इसी को बेस को पीछा कम कर लेंगे, ठीक है, और कम कर लेंगे। इतना कम करेंगे तो इस पैर को पैर के आगे रखेंगे, ये फर्दर डिफिकल्टी होगी, मतलब अंदर की तरफ लाएंगे, राइट। तो ये इसकी डिफिकल्टी बढ़ाने का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपने बताया था सिट टू स्टैंड, वो एक बार डेमोंस्ट्रेट कीजिए। बेसिकली सिट टू स्टैंड में मोमेंटम जनरेट करना डिफिकल्ट होता है। इसके लिए फुट प्लेस प्रॉपर्ली अपने कोशिश करें। जब भी आप खड़े होने लगे तो एज पे आ जाए और पूरा सपोर्ट रहे, जो भी आपकी सरफेस है उस पर पूरा फ्लैट चित्र रख दिया जाए। उसके बाद आप मोमेंटम जनरेट करेंगे, बॉडी को हल्का हल्का सा आगे पीछे, क्योंकि सबसे पहले मूवमेंट जो आना चाहिए। अब इसमें जो जानने समझने वाली चीज ये है, कभी भी हम अगर खड़ा होते हैं, खड़ा तभी हो सकते हैं जब हमारा सेंटर ऑफ मास जो हमारे करीब नाभि के करीब करीब उसके पास होता है। इन जनरल अगर आपको देखें तो वो हमारे दोनों बेस, जहाँ पे बेस है, जैसे कोई चीज अगर हम खड़ी करें, कोई भी चीज, जैसे ये पेन है, इसको आपने खड़ा किया तो इसको आप रखेंगे तो ये गिर जाता है, जबकि अगर इसकी बेस को हम चौड़ा कर दें तो ये रुका रह जाएगा, खड़ा रह जाएगा। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो पैर का जितना हमारा बेस है, ये पैर के जहाँ पे टिक रहे हैं, जिसमें खड़े रहेंगे, अब ये बैठे हैं तो बेस ऑफ सपोर्ट जो ये है इनका हिप है, राइट। तो एरिया बड़ा है, आराम से बैठे, लेकिन जब ये खड़े होंगे तो सबसे पहले तो इनका सेंटर ऑफ मास भी ऊपर उठेगा, जहां पे सेंटर है, ग्रेविटी का सेंटर है वो भी ऊपर जाएगा, राइट। और बेस जो है अगर उसके बीच में नहीं वो फॉल हुआ तो वो आप खड़े नहीं हो सकते। इसलिए ये जरूरी होता है मोमेंटम बनाना। अब सपोज कीजिए कि हाथ भी आगे करने से इजी होता है, क्योंकि कहीं कहीं यहाँ जाके सेंटर ऑफ
ग्रेविटी है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये आगे आए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम क्या कर रहे हैं, दोनों बेस के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा आगे कर दिए तो कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ गई। अब उसके बाद इनका उठना जो है वो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। इसलिए मोमेंटम क्रिएट करते हैं कि हम अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उस बेस के अंदर मिलाने की कोशिश करें ताकि अच्छे से फुल होके हम खड़े हो पाए। वही मोमेंटम जरूरी कि एक बारी में आप जनरेट कर पाए, 4 to 5 रेपिटेशन से आगे पुल देना है। जैसे ही यू आर रेडी टू स्टार्ट। हाथ नीचे चला जाए तो इशू नहीं उठ पाता है, नहीं होल्ड कर पाते हैं अफेक्टेड साइड को, कोई इशू नहीं। मूवमेंट जनरेट किया और सीधा कोशिश करनी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नी लॉक नहीं हुआ तो आप सडनली गिरने का डर आपको रहेगा। तो सेम वे बैठने में भी सर पीछे टच करेंगे, पीछे टच हो जाएगी, देन आप अनअफेक्टेड साइड का हाथ आराम से रखते हुए और धीरे धीरे उस हाथ ऐसे मोड़ना नहीं चाहिए, वो हाथ बॉडी के साइड में रहते हुए आप स्लोली बैठ। सबसे गलती ये करते हैं कि पेशेंट जो है अनअफेक्टेड को, मतलब इसमें यूजुअली जो देखा जाता है पेशेंट जो आते हैं वो पीछे गए और धप करके एक ही बार में गिर गए, तो खुद को कंट्रोल करके बैठने की कोशिश करनी है वहां पे, ना कि एकदम से पीछे जाएं और अपना बॉडी वेट पूरा छोड़ दें कि बिस्तर पे मैं गिर गया, तो ये नहीं करना चाहिए, राइट। सो आई थिंक मेरे हिसाब से वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन कि जो भी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं वो डॉक्टर आफिया ने आपको बताएं, और अगर किसी का क्वेश्चन है तमन्ना जी तो विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चन हियर नाउ। Thank you so much, sir and Dr. Afia, ma'am, because the session was so effectively. You have demonstrated exercises. I think many of them were actually doing these simple exercises at home, but they don't know that how to actually sit, stand, and achieve, because they do wrongly. Because in the group also many discussions are there that they were doing earlier the wrong exercise, and when they saw their videos and when they actually saw that what was the right direction. So these were the feedbacks earlier we have also received, and I think many of the participants would have also now like they have achieved that yes, what they were doing wrong and what they were doing right. Thank you so much, sir and ma'am. I think anyone participants, I would request if you have any questions, you can just put it in the chat box, or you can just raise your hands regarding any questions that you want to ask. I would welcome. Anybody has any question? Any feedbacks, any questions that you want to ask? I think so you have well demonstrated the exercises. So right now, I think no one have questions. Anything would like to come out with any questions? One question. Other balance issues like Parkinson's diseases. Yes, it does work for other balance issues also. Basically, we are training the brain to react with the changes happen. Actually, क्या होता है, देखिए बैलेंस क्यों बिगड़ता है इसके बारे में जानना हमें जरूरी होता है। जैसे देखिए एक जिम्नास्ट होता है, वो एक रोप पे भी चल लेता है, हम नहीं चल पाते क्योंकि उनका रिएक्शन टाइम जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ मैटर करने के लिए। हम जब खड़े होते हैं तो बैलेंस इधर उधर बिगड़ता है, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ इसके सेंटर में एक बैलेंस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो है, और ये इतना सा इसका बेस है, ठीक है। एक कोई चीज मैं समझाऊं आपको, देखिए ये बोस्टर है, इसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये बोस्टर है, इसका बेस जो है इतना है, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं वो कहीं यहाँ होगी, ठीक है, यहाँ सेंटर में। अब वो जब हम इधर या इधर ऐसे टिल्ट होते हैं, तो ये जो सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी का सेंटर जो है वो अगर इस एरिया के
बाहर ऐसे आ गया, जैसे मैंने इसको टिल्ट किया ऐसे, इतना टिल्ट किया तो ये गिर जाएगा। लेकिन अगर इतना ही हुआ तो ये इतने इतने में बैलेंस करके रहेगा। लेकिन अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर यहाँ ये देखिए इसको ऐसा किया मैंने, और अब इसको आप देखिए ये कहीं बाहर जाके फॉल हो रहा है, यहाँ पे आगे की तरफ ऐसे देखिए ये बाहर, तो ये इस तरफ गिर जाएगा। तो यही प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है और एवरीवेयर। वेदर इज अ नॉर्मल पर्सन, हमारा भी है, हम भी एक लेवल से अगर ज्यादा आगे की तरफ झुकेंगे तो या तो हमारा ब्रेन हमारे एक पैर को आगे कर देगा या फिर हम गिर जाएंगे, दोनों में से एक चीज होगा। तो जैसे सडन जब कहीं ठोकर लग जाती है तो हम उस टाइम पे रिएक्ट नहीं कर पाते तो हम गिर जाते हैं, राइट। ऐसे ही हर एक बीमारी में जहां पे बैलेंस का प्रॉब्लम हो, या फिर नॉर्मल इंसान में भी किसी भी तरीके से जो भी बैलेंस की अपने उस चीज को इम्प्रूव करना चाहता है, इन बैलेंस की एक्टिविटीज को करके अपने बैलेंस को इम्प्रूव कर सकता है। Thank you so much, sir. The next question More is, questions? yes, sir. In sports too, balance is important, and in other countries, analysis is done to correct the posture and etc. Are there same facilities that are available in India for this? Yes, yes. It is not very popular in US and European countries. There is something called fall prevention program for elderly people. जैसे जैसे हम aged होते हैं तो उनके लिए जो सिस्टम है वो भी एज हो रहा होता है, और जो रिएक्शन टाइम है एल्डरली का, वो रिएक्शन टाइम कम होता है, वो मतलब ज्यादा होता है, यानी कि वो गिर रहे होते हैं कहीं, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर जा रही होती है तो हम यंग का और लोगों का जो रिएक्शन टाइम होता है ब्रेन का, जो अपोजिट साइड ऑफ मसल को इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट करा देना ताकि हम आगे आ जाएं। यानी मैं आगे गिर रहा हूं अगर, तो इधर की मसल इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट करेगी और मुझे पुल कर लेगी पीछे की तरफ। वो रिएक्शन टाइम, वो ऑटोनॉमिक फंक्शन है जो रिफ्लेक्सेस पे होता है। यानी जैसे कोई चुभती हुई चीज पे हम पैर रख देते हैं तो फटाफट हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इवन विदाउट रियलाइजिंग दैट ये था क्या, बट इट वाज पेनफुल, कुछ रियलाइज हुआ और फट से हमारा पैर उठ जाता है। तो दैट रिफ्लेक्सेस जो हैं वही उसी तरह के रिफ्लेक्सेस यहाँ पे भी काम करते हैं। स्पाइनल लेवल रिफ्लेक्स है और भी बहुत सारे पोस्चरल रिफ्लेक्सेस हैं जो इस पे इंप्रूव करते हैं। सो एज के साथ इनका भी डिजेनरेशन कह लीजिए या डिग्रेडेशन या वीकनेस इसमें आने लगती है। तो उनको ट्रेन करने के लिए एवरी एल्डरली और एनीबडी हु हैज एन सम न्यूरोपैथी या काइंड ऑफ थिंग जो भी है, उनको फॉल प्रिवेंशन प्रोग्राम में होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया फॉल प्रिवेंशन प्रोग्राम्स आर नॉट सो वेल प्रैक्टिस, बट यस अगर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर में जाएंगे या इस तरह की फैसिलिटीज में जाएंगे, सो दे आर वेल अवेयर अबाउट दैट एंड देयर आर एनालिसिस आल्सो, लाइक वी इन माय डिपार्टमेंट आई कैन टॉक दैट कि हमारे पास पोस्चरल एनालिसिस की एक बैलेंस सिस्टम है। ओके, उसमें हम जैसा एनालिसिस की आपने बात की तो उस पे हम खड़ा करके बैलेंस को, ये दिखाइए, प्लेट दिखाइए। तो प्लेट होता है जिसपे हम पेशेंट को खड़ा करके और उसके बैलेंस रिएक्शन टाइम को हम नोट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, एंड इट इज अटैच्ड टू कंप्यूटर, so patient stand on that, right, and there are center here as well नीचे। तो इस पे किस तरह से वो बैलेंस कर पाता है, इस चीज को कंप्यूटर नोटिफाई करता है और आपके रिएक्शन टाइम को वो एसेस करता है कि आपको कितना ट्रेनिंग की जरूरत है, राइट। तो डेफिनेटली काम हो रहा है, बट डेफिनेटली लाइक अदर कंट्रीज वी डोंट हैव सच फैसिलिटी, बट यस ये मैनुअल है। देखिए कोई भी चीज इस तरह की इक्विपमेंट में हमेशा बोलता हूं ये चीज कि इन इक्विपमेंट ने हमारा काम इजी किया है। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट रिमेन सेम वेदर यू डू ए मैनुअल ट्रेनिंग, ए मैनुअल मोड ऑफ ट्रीटमेंट, लाइक वी आर द कंट्री जहां पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हर जगह इतनी टेक्नोलॉजी और इन चीजों का नहीं हो सकता है अवेलेबिलिटी। तो क्या करना है, हमें मैनुअली भी हम कर सकते हैं, बट डेफिनेटली when there is a that computer is involved, जहां पे इस तरह की क्वांटिफिकेशन है, तो वहां क्वांटिफिकेशन बहुत अच्छा होता है। जो एनालिसिस है उससे एनालाइज करके जो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं वो बहुत एक्यूरेट हो जाता है। बट इट डजंट मीन कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी और उस तरह की नहीं है तो हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे एंड वी आर अंडर प्रिविलेज पीपल। नो, वी कैन स्टिल हैव एन सेम
kind of treatment with a manual technique, with along with any rehabilitation professional. हाँ, अगर टेक्नोलॉजी है तो ट्रीटमेंट थेरेपी की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपका डेटा रिकॉर्ड सिस्टम अच्छा इंप्रूव हो जाता है, क्वांटिफिकेशन हम देख पाते हैं कि कितना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्वांटिटी में देख पाते हैं, और मोर ऑफ दैट ट्रीटमेंट टाइम रिड्यूस हो जाता है, और थेरेपिस्ट जो डॉक्टर है, जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है, उसका एफर्ट्स कम लगता है, मशीन से काम ज्यादा हो जाता है. So obviously these things exist in India. Yeah. Any more questions? Thank you so much, sir, for explaining it so well, because I think that you have explained that there is going on these kind of programs outside India, but in India also there are something, but there is no much awareness about it. And so there was a discussion in the group that was on the effectiveness of the stationary cycling exercise on balancing. So how you would explain that? Is it beneficial for the survivors to go with the stationary cycling exercise for balancing and coordination? See, one thing, any activity you do that is going to reflect with your balance, that is for sure. आप कुछ भी स्टैटिक साइकिल भी करते हो, बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करता है. बट डेफिनेटली सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक चीज समझिए, मैंने शायद लास्ट सेशन में जिन लोगों ने भी अटेंड किया होगा मेरा, मैंने बताया होगा कि जो स्पेसिफिसिटी है ना, इट डज मैटर. इट हैज एन वेरी ग्रेट रोल इन रिकवरी प्रोसेस. यानी कि अगर मैं, जैसे मैंने लास्ट सेशन में अपने बताया था कि अगर आप फुटबॉल के प्लेयर हो, लेट्स टेक इट इन स्पोर्ट्स, हमारा ओलंपिक चल रहा है आजकल, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर थोड़ा सा बताएं, समझाने की मैं एग्जांपल दूं, तो अगर मैं फुटबॉल खेलने वाला हूं और आप मेरे हैंड की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया करवाओ, शोल्डर की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया कराओ, ऑफ कोर्स देयर इज अ रोल इन दैट स्पोर्ट फॉर शोल्डर एज वेल, लेकिन मुझे उतना फायदा नहीं होगा जितना मेरे एक कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट की ट्रेनिंग हो, राइट? अब मैं हूं क्रिकेट का प्लेयर एंड स्पेशली मैं एक बॉलर हूं, आप मेरी शोल्डर को तो अच्छे से ट्रेन कर नहीं रहे हो, मुझे दौड़ा डेली रहे हो, एरोबिक डेली जरूर करवा रहे हो, तो मैं पेस तो बना लूंगा लेकिन शायद एक्यूरेसी नहीं होगी. सिमिलरली इफ यू वांट टू इंप्रूव योर राइटिंग एवरी डे, यू हैव टू राइट. आप डंबल उठा के फिंगर्स की एक्सरसाइज कर लोगे तो भी आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी. दैट्स व्हाट कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी. तो एनीथिंग यू डू, anything your goal is, whatever your goal is, it your exercise program, your any intervention has to be targeted to achieve that goal. It has to be specific in nature to achieve that particular goal, to balance, to improve strength, to improve limb coordination is good in an static cycle, but to improve balance and coordination, definitely I will not prefer that if I have an other alternative. If I don't have other alternative like standing and उस तरह की एक्टिविटी, उसके बाद मैं उसको सेकंड चॉइस दूंगा. सो स्पेसिफिक होना चाहिए एक्सरसाइज, राइट? Thank you so much, sir, for explaining it so well. I think many of the participants would have actually got the information today that how this session was so much beneficial for everyone. But yes, it's a very sad part that there is very less awareness about these kind of sessions, these kind of things, that how actually they need to approach post-stroke. So thank you so much, sir, for giving us such a wonderful session. And thank you so much, ma'am, for demonstrating such a wonderful exercises that can be easily done and effectively done at home. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Tamanna ji. Thank you, and thank you, Dr. Ratna, and thank you, sir. All the survivors or caregiver present in this session for joining this session, because we put efforts to make you aware and you spare time. So definitely our efforts, and we feel really happy that our motive and our objective is getting fulfilled. So thank you, Tamanna. Thank you, Ratna ji. And thank you, stroke survivor group and all the stroke survivors and caregivers. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Today is sir's birthday also. Yes. Oh, many happy returns.
Happy birthday, Thank you. sir. Thank you. Thank you. Thank you.